नमस्कार, मैं हूँ दीपाली मिश्रा, डाइटिशियन हूँ मैं नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। पिछले 8 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और मेरा टॉपिक है ओबेसिटी में डाइट कैसे आप मैनेज करें। तो मेरा सबसे पहला ये बताना है कि ओबेसिटी होती क्या है, हम ओबेसिटी को कैसे जानें कि हम ओबीज़ हैं। तो जो हमारी हाइट होती है, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए। जैसे किसी की हाइट है 158 सेंटीमीटर, वो उसका वेट 54 केजी होना चाहिए, और अगर वो मेल पर्सन है तो उसका वेट 58 केजी होगा। और यदि उससे 10% ऊपर या 10% नीचे भी होता है तब भी हम नॉर्मल वेट मानते हैं। जब ये वेट 10% से ऊपर होता है तब हम ओबेसिटी की रेंज में आते हैं, और फिर अपने ग्रेड के अकॉर्डिंग BMI निकाल के उसकी ग्रेडिंग करते हैं कि वो ओबेसिटी फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है या थर्ड ग्रेड में है। इस तरह आपका ओबेसिटी का आकलन होता है। ओबेसिटी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों को हम दिखते बहुत हट्टे-कट्टे और मोटे हैं, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स की काफ़ी कमी हो जाती है, जिसके कारण हम अंदर से वीक होते हैं लेकिन हमारा वज़न काफ़ी बढ़ा हुआ ही लगता है। तो ऐसे में मैनेज करने के लिए लोगों को थोड़ा अपने आप को वापस से अपने पुराने वेट में आने के लिए सबसे पहला सुझाव उन लोगों को लगता है कि हम अपना डाइट को स्किप कर दें, हम मील को स्किप कर दें, वो रात में खाना कम कर देते हैं या बंद ही कर देते हैं, या फिर वो कुछ और अदर ऑब्जेक्ट्स पे जाते हैं। जैसे कि कुछ तरह की मेडिसिन्स आती हैं, मैं किसी मेडिसिन्स की अवहेलना या बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेडिसिन्स या दवाइयाँ दुबला करने के लिए आती हैं वो 2 तरह से वर्क करती हैं। या तो वो आपके हाइपोथैलेमस में वर्क करके आपका खाने की कैपेसिटी को कम कर देंगे, वो आपको भूख कम कर देंगे। इसमें भी आपके शरीर का नुकसान होता है क्योंकि आप दिखने के मोटे हैं लेकिन आपकी बॉडी अंदर से वीक है, आप में विटामिन्स और मिनरल्स की ऑलरेडी डिफिशियंसी है। दूसरी चीज़ होती है, कई मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो हमारे एब्जॉर्प्शन को, आंतों में जाके आंतों का जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है उसको कम करती हैं, जिससे क्या होता है कि जितना भी हमारा खाना है वो फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं होता, स्पेशली फैट एब्जॉर्ब नहीं होता, जिससे हमारा बॉडी में कैल्शियम वगैरह की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए और कई मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए पेशेंट्स को मैं मना ही करती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि जो आपका डाइट है वो डेली रूटीन आप ठीक करें, आपका जो एक्सरसाइज है, मोड ऑफ एक्सरसाइज है, उसको आप बढ़ाएं। तो उसको बढ़ाने से आपका क्या होगा कि आपकी जो शरीर में कैलोरी जा रही है वो प्रॉपर कम जाएगी, और साथ में जो कैलोरी एक्स्ट्रा जा रही है अगर आप खा ले रहे हैं तो वो सुबह के व्यायाम से आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी, जिससे आपका दोनों चीज़ें बैलेंस होने के कारण आपका धीरे धीरे वेट लॉस होगा। एक चीज़ और मैं एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहूँगी कि कुछ लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं कि नहीं, हमें बार बार टोक दिया गया है, बोला जाता है हम मोटे हैं मोटे हैं, तो हम एक्सरसाइज में स्किपिंग या जंपिंग जैक्स करने लगते हैं। ऐसी एक्सरसाइज आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, ये घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर देती हैं, हमारे घुटनों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। तो उसके लिए भी मैं जिस तरीके से आप डाइट के लिए आप डाइटिशियंस के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, ऐसे ही एक्सरसाइज के लिए भी आप किसी एक्सपर्ट से एक बार सलाह लें या उसको अपनी चीज़ को बता दें कि हमारी प्रॉपर फिर हम अपनी एक्सरसाइज को रेगुलेट कर पाएँ। इस तरीके से आप उनसे अपनी एडवाइस ले सकते हैं। डाइट में मैं आपको ये बोलूँगी कि स्किपिंग ऑफ फूड इज़ वेरी डेंजरस। आप अगर अपने खाने को छोड़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि हमारा खाना, हमारे जो आंतों में खाना पहुंचता रहता है, धीरे धीरे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते रहते हैं, उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा स्विच बोर्ड नहीं होता है कि हमने बंद कर दिया तो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलना बंद हो गए या गैस्ट्रिक जूसेस निकलना बंद हो गए। तो क्या होता है, आप अगर 12 घंटे 14 घंटे आपने खाना स्किप कर दिया है, खाना नहीं खाया है, तो उस टाइम पे जो एसिड का सिक्रेशन हो चुका है और वो बल्क में इकट्ठा हो गया है स्टमक में, वो फिर उसके बाद आप जब खाना खाएंगे तो वो ईसोफेगस में आने की कोशिश करेगा और आपको बर्निंग सेंसेशन देगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम देगा, और वो आपके लिए और ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी। तो आप खाना अपना रेगुलर खाइए, पूरे टाइम पे खाइए। आप अपने मील को स्किप करने की जगह अपने जो पोर्शन कंट्रोल है, जिसे हम डाइट का अमाउंट बोलते हैं, उसको कंट्रोल करिए।
सबसे पहले हम बताएंगे कि फ़ैट के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। कई लोग ऐसा करते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं तो हम बिल्कुल घी बंद कर देंगे, बिल्कुल ज़रा से तेल में हम खाना, भुनी हुई सब्ज़ी या उबली हुई सब्ज़ियाँ खाने का यूज़ करने लगते हैं। ये हैबिट भी बहुत गलत होती है, क्योंकि जब हम फ़ैट कंटेंट बिल्कुल नहीं लेते हैं तो हमारी स्किन बहुत रश हो जाती है, शुष्क हो जाती है। और दूसरी चीज़ कि जो फैट्स होते हैं वो बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, कैल्शियम आदि बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्प्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। हमारे शरीर में कई एंजाइमेटिक रोल प्ले करता है और बॉडी में नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स तो हमारे बन जाते हैं, लेकिन एसेंशियल फैटी एसिड्स के लिए हमें फैट पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए मैं घी को कभी भी कम से कम 25 ml 25 ml 5 चम्मच तेल प्रति व्यक्ति को लेना ही चाहिए, उससे कम नहीं करना चाहिए। प्रोटीन का मैं बताऊंगी कि हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम लिया जाता है और जो वेजिटेरियंस होते हैं वो प्रोटीन का यूज़ बहुत कम करते हैं, जो एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे मोटापे को बढ़ाने के लिए। प्रोटीन का सोर्स सिर्फ नॉनवेज में नहीं है, नॉनवेज के में एग बहुत अच्छा साधन है हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, बाकी चिकन, फिश भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। लेकिन जो हमारे वेजिटेरियन हैं वो अपनी फ्रीक्वेंसी में दाल को बढ़ाकर अंकुरित दालों का उपयोग करके, मगर अंकुरित दालों को स्टीम करें, रॉ फॉर्म में वो नहीं डाइजेस्ट होती हैं। सोया पनीर का उपयोग करके, सत्तू का उपयोग करके, अपने जो रोटी आप बनाते हैं उसमें 6 किलो आटे में 1 किलो चना डलवा के, पिसवा के, इस तरीके से अपनी डाइट में प्रोटीन का इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होने पर ही हमारी बॉडी वापस अपने शेप में आती है। क्योंकि जो थुल वाली फैट होती है, जैसे अपन हिलाते हैं तो अपना बिल्कुल फैटी एसिड्स बिल्कुल, मतलब जो आपका एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो हिल रहे होते हैं, उस तरह की फैट से अच्छा होता है जो आपका लीन बॉडी मास का बढ़ना। तो वो लीन बॉडी मास का बढ़ना मतलब हमारी ताकत का बढ़ना, और वो सिर्फ हमारे प्रोटीन के सोर्स से ही बढ़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एडिपोज टिश्यूज़ डिज़ोल्व होके और वहाँ पर आपकी लीन बॉडी मास जनरेट होने लगता है और आपकी शरीर की कैपेसिटी बढ़ती है। तो प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाते हैं तो आपकी रोटी वैसे ही कम हो जाती है, सिंपल कार्ब्स वैसे ही कम हो जाते हैं, जिससे आपका काफ़ी कुछ डाइट मेंटेन हो जाता है। इसके अलावा जो कार्ब्स हैं या कैलोरी है वो हमारी सिंपल टाइप की नहीं होनी चाहिए, शुगरी फूड नहीं होना चाहिए। हमारी सिंपल कार्ब्स आपको अवॉइड करके और जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं उनको उपयोग करना है, जैसे बिना छने हुए आटे की रोटी यूज़ करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है तो डार्क चॉकलेट्स का आप एक आध बाइट ले सकते हैं, वो आपके मूड को भी इन्हेंस करता है, साथ में आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी रहता है। इसके अलावा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो पका कर खाते हैं, मतलब वो जीवित फॉर्म में नहीं होता है। हमको लाइव फूड लेना है। लाइव फूड में हम कच्ची सब्जियां, कच्चा सलाद, नींबू पानी, ये सब हमारी लाइव फूड होता है जो हम डायरेक्टली लेके और खाते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स में मैं कई पेशेंट्स को देखती हूँ तो वो लोग मुझसे कहते हैं, मैडम हम लोग इतने स्टेटस में नहीं हैं कि हम फ्रूट्स ले पाएँ। लेकिन मैं आपको ये बस ज़रूर ध्यान दिलाना चाहूँगी इसकी ओर कि अगर आप सीजनल फ्रूट लेते हैं तो वो बहुत कॉस्टली नहीं होता है। आप हर सीज़न में एप्पल लेंगे तो वो ऑब्वियसली कॉस्टली मिलेगा, लेकिन आप एप्पल के सीज़न में लेंगे तो वो 40 रुपये किलो में आसानी से मिल जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको एप्पल ही डेली खाना है या डेली कोई एक पर्टिकुलर फूड खाना है। अगर आपको अमरूद आते हैं तो अमरूद के सीज़न में आप अमरूद खाइए, जामुन के सीज़न में आप जामुन खाइए। जिस फ्रूट्स का सीज़न चल रहा है आप उस सीज़न में उस फ्रूट को उपयोग करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, और दूसरे सीज़न का फ्रूट खाने से वो आपको प्रिजर्व्ड फूड मिलेगा तो उससे आपको नुकसान ज़्यादा है और साथ में आपको पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, फाइनेंशियली भी इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए रोज़ एक फ्रूट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा। मिल्क के लिए भी मैं कहूँगी कि मिल्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली वेजिटेरियन के लिए, क्योंकि कैल्शियम के सोर्स हमारे लिए बहुत कम हो जाते हैं। खड़ी दालों का उपयोग करिए। मसूर की दाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। पहले पुराने ज़माने में हम लोग
दालें बदल बदल के यूज़ करते थे। अब हमारे यहाँ अरहर की दाल ने ऐसा रूप बना के ले लिया है कि उसके अलावा नहीं है। अरहर की दाल भी पौष्टिक होती है, लेकिन आप अलग अलग तरीके की दाल या मिक्स दाल का उपयोग करेंगे तो आपको हर तरह की प्रोटीन और हर तरह के विटामिन मिनरल्स आपको अवेलेबल होंगे। दाल में आप टमाटर डाल के उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू काफ़ी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो गेहूं का आटा है उसमें 10 किलो में 1 किलो सोयाबीन सेक कर डाल दें तो भी उसकी प्रोटीन काफ़ी बढ़ जाती है। प्रोटीन पे स्ट्रेस देके आप अपना डाइट को काफ़ी मेंटेन कर सकते हैं। फाइबर कंटेंट को बढ़ाइए, लेकिन इतना फाइबर कंटेंट नहीं बढ़ाइए, क्योंकि मैंने कई पेशेंट्स को देखा है कि वो रात में सिर्फ सलाद खा के सो जाते हैं, सुबह उनको मोशन में बहुत दिक्कत होती है। 2 तरीके का फाइबर होता है, एक वाटर सॉल्यूबल होता है, वाटर इनसॉल्यूबल होता है। वाटर सॉल्यूबल जो फाइबर होता है वो पपीता है, संतरा है, इस तरह के फ्रूट्स में होता है, जबकि वाटर इनसॉल्यूबल जो फाइबर होता है वो पूरा सलाद में होता है। सलाद क्या करता है, हमारी आंतों में जाके पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके लिए हमें पानी का यूज़ बहुत करना पड़ता है, हमारी ड्रिंकिंग हैबिट पानी की प्रॉपर रखनी पड़ती है। और इनसॉल्यूबल फाइबर्स रहते हैं इनमें, और वाटर सॉल्यूबल फाइबर्स जो पपीता, संतरा, इन सब में होते हैं वो अंदर जाके वाटर की रिलीज़ करते हैं, जिससे हमारी आंतें ईजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो जो सलाद आप लेते हैं वो नाइट में सलाद ना लेके दोपहर के टाइम पे सलाद लें। फ्रूट का उपयोग भी मिड ऑफ द डे में करें, 3 बजे, 3:30 बजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए होता है फ्रूट्स को डाइजेशन करने के लिए, क्योंकि उनमें मिनरल्स और विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर अपन खाली पेट अगर फ्रूट्स का उपयोग करते हैं तो वो हमारे ईजीली डाइजेशन नहीं होते हैं और बहुत हाई मीडियम के एसिडिक होने के कारण उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। जबकि अगर आप पेट भरा होता है, जब हम खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स खाते हैं तब भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्रेन पे मैसेज जाता है कि हमारा खाना आ रहा है, तो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण जब उसके तुरंत बाद अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो भी आपका हाई एसिडिक मीडियम के कारण वो ठीक से डाइजेशन नहीं होते हैं। फ्रूट्स का सबसे अच्छा टाइम होता है दिन में 3 से 4 बजे, जब हमारा पेट बहुत पूरा तरीके से खाली नहीं होता है और पूरी तरीके से भरा हुआ भी नहीं होता है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि फाइबर का मैंने आपको बता दिया है। अब वेट साइकिलिंग पे आते हैं। वेट आपका कितना भी है ये मैटर नहीं करता है कि आप दुबले हो पाएंगे कि नहीं, मगर आप बार बार अपने वेट को कंट्रोल करके दुबले होते हैं और वापस उसी वेट पे फिर से पहुंच जाते हैं। यदि आपका 90 केजी वेट है, आप 60 तक ले आए, फिर वापस आप 85 पे पहुंच गए, फिर आप 70 पे आ गए, फिर आप 90 पे वापस पहुंच गए। इस तरह की बार बार वेट का कम होना और बार बार वेट का बढ़ना वेट साइकिलिंग कहलाता है। ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बजाय आप एक सा वेट मेंटेन करें। अगर आप वेट साइकिलिंग बार बार करते हैं तो इससे आपके हार्ट और आपके जो भी वाइटल ऑर्गन हैं उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण वो वीक हो जाते हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत लूज़ हो जाती है। मेरी दी हुई जानकारी से मुझे लगता है कि आप काफ़ी संतुष्ट होंगे और काफ़ी गाइडलाइन आपको मिली होगी डाइट से रिलेटेड कि किस तरीके का खान पान आपको ओबेसिटी में लेना चाहिए। मैं इस बात के लिए और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पर्टिकुलर पर पर्सन का डाइट अलग होता है। इंडिविजुअली डाइट आप अपना बना के मेंटेन करें, बजाय किसी और का डाइट फॉलो करने के लिए, क्योंकि हर इंसान का कैलोरी एक्सपेंडिचर अलग होता है। डाइट को लेने का और उसको डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म करने का वे जो होता है वो हर पर्सन का अलग होता है। कई 4 गुलाब जामुन खाने के बाद भी 1 किलो भी वज़न नहीं बढ़ाते हैं, कई 1 चम्मच शक्कर खा के भी 4 किलो वज़न बढ़ा देते हैं। इसलिए इंडिविजुअल आप अपना डाइट प्लान बनाएं, उसको फॉलो करें। अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके की मिथ्स में जाके फंस के या किसी उसमें जाके या किसी मेडिसिन के चक्कर में आके अपनी मर्ज़ी से ऐसी गलतियाँ ना करें जिससे आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।